हेलो स्टूडेंट, कैपिटल बजटिंग में आज हम करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आगे मैंने दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए हैं, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इसमें हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे। मेरा नाम शैलेश पटेल है और देखते हैं अब आगे। Raghuveer Company Limited is contemplating a capital project of rupees 1,60,000 and will require an increase in the level of inventories and receivable of rupees 80,000 over its life. लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से था। यहाँ पे वही पॉइंट है, इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट आपका 80,000 है और आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें फिक्स्ड कैपिटल लगेगी 160। सो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 160 प्लस 80, 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और आपको पता है इसका आंसर हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं कि कितना कैश आउटफ्लो होगा। सो 160 प्लस 80, 2,40,000। द प्रोजेक्ट विल जनरेट एडिशनल सेल्स ऑफ रुपीज़ 2 lakh एंड विल रिक्वायर कैश एक्सपेंस ऑफ रुपीज़ 60,000 in each year of its 5-year life। यानी अगर ये प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एडिशनल सेल्स मिलेगा 2 लाख, यानी आपकी इनकम बढ़ेगी, लेकिन सामने कैश एक्सपेंस भी होगा 60,000। सो अल्टीमेट आपके हाथ में आएगा 1,40,000। देखो यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट गिवन नहीं है, और इस क्वेश्चन को लेके मैं और भी डिस्कशन कर लूँ। जो क्वेश्चन ऐसे हो जहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट गिवन नहीं है वहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंसेस होंगे। तो आप क्या करिए, इनकम्स लिख दीजिए, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कीजिए। लेकिन याद रखना, अगर आप कैश एक्सपेंसेस माइनस करते हो अदर देन डेप्रीसिएशन, तो वो जो प्रॉफिट मिलेगा आपको इनकम माइनस एक्सपेंस से, उस प्रॉफिट को हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। लेकिन अगर आपने एक्सपेंस में डेप्रीसिएशन भी माइनस कर दिया तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अब टैक्स पे करना ही बाकी है। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो ये जो हो रहा है इन ईच ईयर, हर एक साल ये होगा। डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। देखो हर एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड आता है इसमें, लेकिन अगर WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और इसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तीनों सिनोनिम्स हैं। सो अगर ऐसा पूछा गया हो तो आपको पता है कि उसमें डेप्रीसिएशन हम पर एनम जो बैलेंस बचता है उस पर हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर एक पर एनम उसका डेप्रीसिएशन सेम रहता है। टैक्स रेट 50% है एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%। यानी अगर NPV पूछा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछा है तो आपको 20% से आंसर देना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है। डिटरमाइन द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट। देखो दो पूछा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है वो डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में हम। NPV तो आपको पता है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स फॉर द फर्स्ट 5 ईयर इज एज फॉलोज। यानी 1 रुपये की आज की वैल्यू, यानी एक साल के बाद अगर 1 रुपये है उसकी आज की वैल्यू 20% के हिसाब से होगी 0.833, यानी 83 पैसे। सेम वे सेकेंड थर्ड, सो फैक्टर दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था लास्ट 2 लेक्चर में, दोनों लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है। ऑन कैलकुलेटर करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, अदरवाइज इसका टेबल होता है टेबल A3। ओके, अब इसको हम सॉल्व करें। आपको पता है कैपिटल बजटिंग 3 पार्ट्स में हम आंसर करते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना था? फिक्स्ड कैपिटल 160, वर्किंग कैपिटल 80,000। सो फिक्स्ड कैपिटल 1,60,000 लगेगी, वर्किंग कैपिटल 80,000। वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डायरेक्ट वर्ड नहीं था, वर्ड था, क्या वर्ड था? इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल। ओके, सो 2,40,000 इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। अब डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन किस पे कैलकुलेट किया जाता है? फिक्स्ड कैपिटल पे। कभी भी वर्किंग कैपिटल पे डेप्रीसिएशन नहीं होता, याद रखना। सो फिक्स्ड कैपिटल हमारी 160 है
हमने क्वेश्चन पढ़ा था कहीं पे भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो हम माइनस करते, डिवाइडेड बाय n, और लाइफ इसकी 5 ईयर्स थी। सो पर एनम डेप्रीसिएशन होगा 32,000। सबसे पहले नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए। अब आपको पर एनम कैश इनफ्लो कितना मिलेगा वो देख लीजिए। सो पर एनम कैश इनफ्लो कितना मिलता है, सो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू। अब पर एनम कैश फ्लो कितना मिलेगा, तो इनकम्स, यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं है लेकिन इनकम्स है। सो एडिशनल सेल्स कितना होगा 2 लाख, कैश एक्सपेंस 60,000। सो सेल्स एडिशनल होगा, इंक्रीज सेल्स 2 लाख और कैश एक्सपेंस 60,000। इसका मतलब ये हो गया कि आपका प्रॉफिट होगा 1,40,000 और कैश एक्सपेंस का मतलब है इसमें अभी डेप्रीसिएशन माइनस नहीं हुआ क्योंकि डेप्रीसिएशन नॉन कैश है। सो ये प्रॉफिट हुआ बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। सो पहले डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे 32,000। देखो डेप्रीसिएशन अगर कैलकुलेट करके रखा हो तो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो, इसलिए हम पहले कर लेते हैं वो। सो 1,08,000। अब उसमें से टैक्स माइनस होगा, टैक्स 50% था यानी 54,000। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 54,000, उसमें वापस डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे 32,000, यानी पर एनम आपको कैश में प्रॉफिट मिलेगा 86,000। डेप्रीसिएशन वापस क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि वो माइनस करने से कैश आपकी कम नहीं होती और हमें ये कैलकुलेट करना है कि कैश में हमें कितनी अर्निंग हो रही है। सो कैश इनफ्लो पर एनम, क्योंकि ईच ईयर के लिए था ना ये, तो ईच ईयर हर एक साल ये होने वाला था। सो हर एक साल ये होगा और लाइफ कितनी है 5 ईयर्स। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कैश इनफ्लो 5 साल तक 86,000। और याद रखना मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जैसे ही लाइफ ख़त्म होती है तब 2 अमाउंट आपको मिलती है, एक स्क्रैप वैल्यू मिलती है वो रियलाइज़ होती है और वर्किंग कैपिटल बिजनेस में से रिलीज़ हो जाती है। सो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो आपकी 80,000 थी वो कैश इनफ्लो के कॉलम में लास्ट ईयर में ऐड करना है, याद रखना कैश इनफ्लो के कॉलम में, आगे कहीं पे भी नहीं, कैश इनफ्लो के कॉलम में। ओके सर, सो कैश इनफ्लो मिल गया। अब डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पे देर आर 3 डिस्काउंट फैक्टर्स, 20%, 25%, 30%। हम कौन सा कंसीडर करेंगे, तो मैंने बताया था नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% थी, वो लेंगे। सो पहले 20% के हिसाब से मैंने क्या कर लिया 86,000 इंटू 0.833, देन फिर अगेन 86,000 इंटू 0.694 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4, 5, लेकिन फिफ्थ ईयर में मैंने क्या किया 86,000 कैश इनफ्लो और 80,000 वर्किंग कैपिटल जो रिलीज़ हुई वो दोनों को मिला के हो गया 1,66,000। उसको मल्टीप्लाई किया मैंने 0.402 से। सो ये अमाउंट मिल गई मुझे। ओके, अब इसका टोटल कर दिया। सो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 20% से होगी। तो अब मैं एनपीवी कर सकता हूँ। तो पहले मैंने एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 20% वो हम कर लेते हैं और टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है 2,89,300 और टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट मीन्स आउटफ्लो 240। सो 289,300 एंड 2,40,000 आउटफ्लो। सो 49,000 नेट प्रेजेंट वैल्यू। और नेट प्रेजेंट वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज़ प्रॉफिटेबल, यानी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन याद रखना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन हो, यानी आपके पास मोर देन 1 प्रपोजल है यानी 2 और मोर देन 2, तो फिर आपको क्या करना है उसमें से कौन सा अच्छा है वो आपको बताना पड़ेगा। जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा हो उसको कंसीडर किया जाएगा अगर प्रपोजल ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल प्रपोजल है। ओके, अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की जो फॉर्मूला है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की, उसकी फॉर्मूला है लोअर रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट अपॉन नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट इन ब्रैकेट हायर रेट माइनस लोअर रेट।
ये फॉर्मूला है उसकी। ओके सर, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लोअर रेट एंड हायर रेट, दो रेट होंगे। क्यों हम ऐसा करते हैं? तो जब अगर आपने देखा हो मेरा सेकेंड लेक्चर, तो सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि जहाँ पे एनपीवी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो एनपीवी बिकम्स ज़ीरो, जहाँ पे एनपीवी ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो हो जानी चाहिए, यानी ऐसे परसेंटेज आप फाइंड आउट करते हो, ऐसा रेट फाइंड आउट करते हो जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाए। अब देखो, आपने ये 20% के हिसाब से एनपीवी फाइंड की, प्लस आई ना 49,300, लेकिन एनपीवी ज़ीरो हो, वैसा कौन सा परसेंटेज होगा कि वो परसेंटेज से ये अमाउंट ज़ीरो हो जाए, उसे हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब वैसा परसेंटेज तो हम कैसे ला सकते हैं? अगर जो बच्चे सीए इंटर में हैं, उसमें फाइनेंस मैनेजमेंट में वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कर रहे हैं, या फिर जो एमबीए में है, जो फिनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनको यही फॉर्मूला दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये आपके 3 चैप्टर्स में आएगी। कैपिटल बजटिंग तो है ही, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ में भी ये आएगा, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़, उसमें भी यही पॉइंट आने वाला है, आप समझिए। वो आप अगर मैच कर पाओगे तो। लेकिन अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ, हो सकता है वो लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूँ, तो फिर आप देख पाओगे, सीए इंटर के जो भी बच्चे हैं या एमबीए के जो बच्चे हैं वो। अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम। अब देखो, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे एनपीवी कैसी चाहिए, एनपीवी चाहिए ज़ीरो। अब ज़ीरो कब होगी? मुझे 3 रेट्स दिए गए हैं, 20%, 25% एंड 30%। तो अब इनमें से एक रेट लोअर, एक रेट हायर रेट, इन 3 में से मुझे 2 सिलेक्ट करने हैं। मैं कौन सा सिलेक्ट करूँगा? तो देखो, अभी आप ये समझिए, 20% से मैंने अगर कर लिया तो 49,300 मुझे एनपीवी मिला, यानी प्लस। 25% से भी मैंने कैलकुलेट किया, जैसे ये 20% का फैक्टर से मैंने किया था, वैसे ही 25 एंड 30 दोनों किया है मैंने। तो उससे क्या मिला? देखो, जैसे जैसे रेट बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे एनपीवी कम होती जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा है उतना ही रुपये की वैल्यू ज़्यादा डेप्रिसिएट होती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपने पढ़ा होगा। सो 25% को अगर 20 से 25% पे जंप करोगे तो एनपीवी कम हो गई। देखो, अब 25 से 30% पे चले जाइए तो एनपीवी और ज़्यादा कम हो जाएगी। और ये सब मैंने कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पे, ये कैश इनफ्लो और उसका फैक्टर जो क्वेश्चन में गिवन था उससे मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट कैलकुलेट की है। अब देखो, मुझे एनपीवी चाहिए ज़ीरो, ये अमाउंट मेरी प्लस है, ये अमाउंट मेरी माइनस यानी नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आंसर इसके बीच में होगा, क्योंकि ये प्लस, हमारी जो स्केल होती है ना, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे -1, -2, +1, +2, तो ये प्लस, ये माइनस, तो मैं यहाँ पे कहीं पे ज़ीरो मिलेगा ना मुझे, तो ये प्लस और ये माइनस। सो इसीलिए हम जो 2 रेट डिसाइड करते हैं ना, 2 रेट ऐसे डिसाइड करते हैं कि एक प्लस हो और एक माइनस, जिनकी एनपीवी प्लस और माइनस होनी चाहिए। और जितना ज़ीरो से नज़दीक होगी उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट आंसर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ना तो ज़ीरो से ज़्यादा नज़दीक हूँ मैं, तो फिर लोअर रेट देखो 25% एंड 30% दो है मेरे पास। सो लोअर रेट क्या कहेंगे? 25%। हायर रेट किसे कहेंगे? 30% को। नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट किसे कहेंगे? 17,580 को। और नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट किसे कहेंगे? -9070 को। अब यहाँ पे रख देते हैं, लोअर रेट मेरा 25%, इसको परसेंटेज में लिखिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट 17580 डिवाइडेड बाय 17580 माइनस इन ब्रैकेट -9070। हायर रेट मेरा कितना था? 30। लोअर रेट 25। देखो, यहाँ पे परसेंटेज में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम परसेंटेज में लिखेंगे।
सो 17580 डिवाइडेड बाय 17580 प्लस 9070, सो 26650 इंटू 5। अब इसका फाइनल आंसर हम लिख देते हैं 17580 डिवाइडेड बाय 26650 मल्टीप्लाई विथ 5, सो 3.298। इसको परसेंटेज में लिख लीजिए 28 पॉइंट, यानी आपका आंसर हुआ 28.298% और यू से 28.3%। तो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखो आंसर आया 25 एंड 30 के बीच में, क्योंकि ज़ीरो यहीं पे मिलने वाला है, ये प्लस ये माइनस, तो बीच में ही ज़ीरो होगा। सो ये है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर।